एपिसोड की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक बार में जाता है और इसी के साथ ही वहां पर इसी तरह के और भी काफी सारे लोग बैठे हुए थे। और वहीं पर मौजूद लड़की जो कि उन्हें सर्व करती थी इसे देखने के साथ ही यही कहती है कि लॉर्ड स्लेयर आप यहाँ पर आ गए क्या और आपको पहले की तरह ही की बियर चाहिए। तो आगे से वो ओल्ड मैन साइड पर चला जाता है कि तभी पीछे से लड़की को यह मालूम तो हो गया था कि ये बिल्कुल पहले की तरह का ही ट्रीटमेंट चाहता है। अब वो जल्दी से अपने पहले वाले टेबल पर बैठा था और उससे कहता है कि हाँ तुमने जैसा कहा मुझे पहले की तरह ही चीजें चाहिए। और वहीं पर मौजूद सभी लोगों ने जैसे इसे देखा था तो चिल्लाने लग जाते हैं और वो ये कहने लग जाते हैं कि लॉर्ड स्लेयर आप यहाँ पर आ गए। लगता है कि ये गॉड टायर डंजन से वापस आ गया जैसा कि हमने सोचा था इसे हराना मुश्किल है। और उन्हीं में से फिर एक बंदे की नज़र इसके पर्पल मैजिक क्रिस्टल पर पड़ जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि इसकी कीमत तो 1 बिलियन मॉलर कॉइन से भी ज़्यादा होगी, ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल है। कि तभी साथ बैठा हुआ दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वेल इसका क्या मतलब कि ये हमेशा की तरह ही आ जाता है। तो उसी के पास में बैठी हुई एक और लड़की यही कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर लगता है कि नए आए हो तो इसलिए तुम्हें लॉर्ड स्लेयर के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो कुछ भी वहाँ पर लूट कर लेकर आते हैं ना तो उसे डोनेट कर देते हैं। इनकी वजह से जो गिल्ड्स के गियर हैं उन्हें अपग्रेड किया जाता है और इतना ही नहीं बल्कि ये जो न्यू कमर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग की सपोर्ट में भी उन्हें यूज़ किया जाता है। और उन्हीं में से एक और बंदा हंसते हुए ये कहने लग जाता है कि अगर लॉर्ड स्लेयर ना होते तो जिस गिल्ड में तुम बैठे हुए हो ये गिल्ड ऐसी बिल्कुल भी ना होती। वैसे देखा जाए तो ये जो है ना लॉर्ड स्लेयर ये प्रैक्टिकली हमारे लिए गॉड हैं। तो वही ओल्ड मैन भी साइड पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था तभी उसके सामने बेयर आ जाती है। और वो लड़की जो कि उसे बेयर देने के लिए आई थी कि ये फिर उसे पीछे से जोरदार छापा दे मारता जिससे वो हैरान हो गई थी। और ऐसा करने के बाद वो ओल्ड मैन उसे ये कहने लग जाता है कि ये तुम्हारी ग्रैंड माँ का फिगर था ना वो तो तुम में जरा बराबर भी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम अपनी ग्रैंड माँ पर गई होगी लेकिन ऐसा नहीं है। तभी ही वो लड़की इसे भी एक जोरदार चापड़ दे मारते जिससे वो पीछे जाकर गिरा था। अब इस सब की वजह से इसे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था और वो ये कहने लग जाती है कि ओल्ड जिन लगता है कि तुम्हें मौत चाहिए। तभी ही वो ओल्ड मैन उसे चिढ़ाने के लिए ये कहने लग जाता है कि उसका गुस्सा भी तुमसे कहीं ज्यादा था। और साइड पर बैठे हुए तीनों जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि उनमें जो न्यू कमर था तो वो अपने साथ बैठे बंदे को कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये तुम्हारा गार्ड है क्योंकि इसकी हरकतों से तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो आगे से वो बंदा अब हंसने भी लग जाता है क्योंकि जो बियर पी रहे थे उसकी हरकतों की वजह से उनकी बियर मुंह से गिर जाती है। और वो ये कहने लग जाता है कि हाँ मुझे लगता तो है और फिर हंसने लग जाता है। और इसी के साथ ही फिर वो तीनों गौर से उसे ही देखने लग जाते हैं। फिर वही नियो कमर एक बुक निकालते हुए उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग गार्ड की बात कर रहे हो तो मुझे इससे एक बात याद आ गई। क्या तुम सभी को वो वक्त याद है कि जब डीमन लॉर्ड और उसके 7 डीमन जनरल्स यहाँ पर आए थे उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दिया गया था। तो वो उन्हें भेजने वाला एक मिस्टीरियस बंदा था। तो आगे से वो लड़की उसे ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इसकी पूरी कॉमिक बना कर रखी हुई है। आखिर तुम किस दुनिया में जी रहे हो, अब कौन ड्राइंग बनाता है कौन कॉमिक्स लिखता है। तो नियो कमर आगे से हंसते हुए ये कहने लग जाता है कि असल में ये कॉमिक ना वो इसी मिस्टीरियस फिगर के बारे में है जिसे हम लॉर्ड स्लेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ में शायद इतना ही होगा। और मुझे लॉर्ड स्लेयर से ज़्यादा उसी मिस्टीरियस फिगर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिल रही। फिर वो अपनी कॉमिक में लोगों को दिखाते हुए ये कहने लग जाता है कि हर किसी ने कहा कि उसने डीमन लॉर्ड को डिफीट करने में ही अपनी पूरी जान लगा दी। और तो र्यूमर्स ये भी फैले हुए हैं कि जैसे ही उसने डीमन लॉर्ड को हराया था ना तो उसकी एज की बात करें तो वो उस वक्त अर्थ पर सबसे पहला हंटर था और काफ़ी यंग भी था। और इसी जीत के बाद ही यही बताया जाता है कि उस डीमन वर्ल्ड को किसी और ही डीमन दुनिया में सील कर दिया गया था। इसके बाद से ये डायमेंशनल गेट ओपन होना शुरू हो जाते हैं और इसी की वजह से लोग वहां पर गए उन्होंने हंटिंग शुरू की और इसी की वजह से ही उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी मिली। और साथ में ही बैठा हुआ वही लॉर्ड स्लेयर अपनी प्रेयर ख़त्म कर लेता है। फिर अपने मग को उस टेबल के ऊपर रखता है, इसी के साथ ही कुछ पैसे वगैरह भी रखता है। फिर अपनी जगह पर खड़ा होकर उस लड़की को ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। तो आगे से वो लड़की हैरानी से उसे ये कहने लग जाती है कि लॉर्ड स्लेयर आप अभी यहीं पर आए थे और अभी आप जा ही रहे हैं। जिस पर लॉर्ड स्लेयर उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए ये कहने लग जाता है कि असल में मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ और मेरे यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वो फिर श्याओ शुई को सॉरी भी कहता है। तो फिर वो आगे से अजीब सा फेस बनाकर उससे ये कहने लग जाती है कि अब माफ़ी मांगने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है।
लेकिन ऐसा से तुमने अब मेरी बात को टच किया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे इसी हाथ को मैं काट डालूंगी। जिस पर लॉर्ड सेलेर उससे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुम फिक्र ही मत करो ऐसा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा से हमारे ये रास्ते मिल जाएं और हमारी दोबारा मुलाकात हो जाए। जिस पर वो कहने लग जाती है कि लॉर्ड स्लेयर, आखिर आपकी इस बात का क्या मतलब है। लेकिन लॉर्ड स्लेयर उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहां से चला गया था, तो पीछे से वो भी हैरान खड़ी हुई थी। और बाहर आते साथ ही यही बताने लग जाता है कि मेरा उसे कहने का मतलब यही था कि मुझे अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून बहाना होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे आसमान से डार्कनेस को खत्म करना, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगी। मुझे अब डर को खत्म करना होगा, इस मौत को खत्म करना होगा, इस डिस्ट्रक्शन को खत्म करना होगा, सभी दुश्मनों को खत्म करना होगा। और बातें आते साथ ही इन्हीं बातों को लेकर वो भी अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि वो ये बात जानता था कि अब वो एंड के करीब पहुंच चुका है और जिस जगह पर वो खड़ा था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और फिर वो हमें पास के बारे में यही बताने लग जाता है कि यही कुछ 60 साल पहले की बात है। ये उस वक्त 2023 का शायद साल था और उसी वक्त में वही डीमन लॉर्ड अपने 7 डीमन जनरल्स के साथ ही स्पेस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे ह्यूमन रियाम में आ जाता है। और आते साथ ही उसके जनरल और उसने खुद ने तबाही फैला दी थी, जिससे इंसानों को काफी तकलीफ होती है। वो सभी लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उसमें एक वक्त इतना इंसान कोई पावरफुल नहीं था कि उन जनरल्स और जो डीमन लॉर्ड का मुकाबला कर सकता। इसलिए उन लोगों ने वहां पर इंसानों को भी मारा और इसी के साथ ही काफी ज्यादा तबाही भी फैलाई। और उन्हीं लोगों में ये भी शामिल था, क्योंकि इसके सामने इसकी जिया पड़ी थी जिसकी हालत काफी खराब थी। उसका नाम यिंग यिंग था और ये यिंग यिंग की इस हालत को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। तो यिंग यिंग की अब आखिरी सांसें चल रही थी, तो वो उसे यही कहने लग जाती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अपनी जान को बचाना होगा। लेकिन हाओ यान उसी के पास बैठा हुआ रोते रहता है, तो आगे से उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और इन्हीं बातों को याद करने के साथ ही आखिर में वो एक गॉड डायर डंजन के करीब पहुंच गया था और कहता कि ये फाइनल है, क्योंकि उसे इस डंजन में जाकर स्टोन ऑफ रेट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल करना था और यहीं से वो उसे मिल सकता था। अब ये खैर उस जैसे ही डंजन में इंटर हुआ था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वह मॉन्स्टर इसे देखने के साथ ही यही कहने लग जाता है कि वेल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि तभी ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि मुझे हार मानना होगी। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, भला ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ही उस ओल्ड मैन ने अपनी पावर की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और वो उससे ये कहने लग जाता है कि वेल, मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत ही जल्दी है, इसलिए मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पाऊंगा, उससे पहले ही मुझे तुम्हें अपनी पावर का यूज करके खत्म करना होगा। और थोड़ी ही देर में फिर वो उसे मारने में कामयाब हो गया था और उसी के पास जो स्टोन था, फिर उस स्टोन को भी वो ले लेता है। अब उस स्टोन को हासिल करने के साथ ही वो यही कहता है कि यही वो स्टोन होगा जिसे हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आया था, यही वो स्टोन ऑफ रेट्रोस्पेक्शन है। और उसे हासिल करने के साथ ही फिर वो ये कहने लग जाता है कि अब मैंने इसे हासिल तो कर लिया है, लेकिन मेरे सारे अपने मारे जा चुके हैं। मैंने ये जो फाइट की इन सभी मॉन्स्टर्स को मारा वो किस लिए, आखिर मेरी ये फाइट करने का मकसद क्या था। क्योंकि इस सब के लिए मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ तो इन लोगों ने खरीद लिया और इन सभी लोगों ने उसे हासिल कर लिया। जो मेरे अपने थे इन लोगों को तो उन्होंने मार दिया। जिनमें मेरे दोस्त थे, जिनमें मेरी फैमिली थी, जिनमें मेरे सीनियर्स थे, वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और इसलिए मैं अब किसके साथ फाइट कर रहा हूँ और क्यों फाइट कर रहा हूँ, मेरी इस फाइट का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तभी ही फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी, जहाँ पर उसे ये बताया गया था कि अभी भी लेट नहीं हुई, तुम्हें जल्दी से जाकर स्टोन ऑफ रेट्रोस्पेक्शन को हासिल करना होगा, जो कि एक डिवाइन लेवल डंजन में है। क्योंकि अगर तुम उस स्टोन ऑफ उसी को हासिल करते हो तो उसी के साथ ही तुम टाइम में वापस जा सकते हो, तो इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगी। तो यह बात सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन वो बंदा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वो आवाज़ सुन रहा था। और वो ये कहने लग जाता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और तुम आखिर हो कौन। और इसी के साथ ही वो फिर उसे स्टोन के साथ में निकल पड़ता है और हमें यही बताने लग जाता है कि इन द एंड मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही बैटल में लगा दी और उसी स्टोन की सर्चिंग में लगा दी। लेकिन साथ साथ में मैंने अपनी सारी चीज़ों को खो दिया था, तो इसलिए मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार दी, मैंने पूरे 60 साल इस सब में गुजार दिए। अब जैसा कि उस ओल्ड मैन ने उस स्टोन को हासिल कर लिया था, तो उस स्टोन को हासिल करने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है, जैसा कि उस वॉइस ने मुझे कहा था कि ये मुझे पास में लेकर जा सकती है, अगर ये सच है तो तुम मुझे जल्दी से पास में लेकर चले जाओ, वो भी 60 साल पहले।
बस फिर क्या था, फिर ऐसा अजीब सा फील होता है, उसकी आंख बंद होती है, जैसे उसकी आंख खुली थी तो वो एक रूम में था, तो इधर उधर का माहौल देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही माहौल था जो कि 60 साल पहले उसके रूम का बना हुआ था। तो उसे देखने के साथ ही वो हैरानी से कहता है कि लगता है कि मैं अपने वापस आ गया। फिर वो टाइम पर देखता है तो उसे टाइम भी मालूम हो गया था, डेट भी मालूम हो गई थी, तो कहता है कि क्या मैं सच में वापस आ गया। अब वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फिर हिंग को कॉल करता है ताकि उससे बात कर सकें। रात का काफ़ी टाइम था तो इसलिए वो सो रही थी, तो कॉल पिक करने में उसे थोड़ी सी देर होती है, तो ये मन ही मन में कहता है कि जल्दी से तुम फ़ोन को पिक करो। खैर अब जैसे ही वो फ़ोन पिक करती है तो कहती है कि हाओ यान, क्या ये तुम हो? तो ये सुनने के साथ ही वो आगे से हैरान हो गया था और ये वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जबकि यिंग उससे ये कह रही थी कि हाओ यान, आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है कि रात का कौन सा वक्त हुआ है और तुम रात के इस वक्त मुझे कॉल कर रहे हो? आखिर क्या हुआ? क्या तुम्हें सबसे नींद नहीं आती? लेकिन ये सारी बातें सुनने के साथ ही अब उसकी आंखों से आंसू भी बाहर आ गए थे और वो यही कह रहा था कि वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है। अब ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि अपने आप को खुद से रोने से रोक नहीं पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ झिंगू से ये कही जा रही थी कि तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से, रोने की वजह से इसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर खैर हिम्मत करके ये यही कहता है कि यिंग यिंग, और दोबारा से यही कहता है कि यिंग यिंग, शाओ यिंग, ये तुम ही हो ना? इस पर यिंग यिंग से ये कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ, लेकिन तुम आखिर मुझे बार बार मेरे नाम से क्यों पुकारे जा रहे हो? और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? और अगर तुम बीमार हो ना तो तुम्हें जाकर मेडिसिन लेना चाहिए, तभी तुम इलाज करवा सकते हो। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने स्कूल का होमवर्क नहीं फिनिश किया और इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई? तो तुम जल्दी से अपना काम फिनिश करो। और वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुमने अपना होमवर्क काफ़ी नहीं किया और तुम्हें लगता है कि तुम आकर मेरा होमवर्क काफ़ी कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इतने में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी अब अपने ज़माने में पहुंच चुका था, उसकी शेप चेंज हो चुकी थी। ये फिर यही बताने लग जाता कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं अब मुकम्मल तौर पर जागा नहीं था, तो इसलिए मेरी जो आवाज़ थी ना वो तुम्हें काफ़ी अजीब सुनाई दे रही होगी। ये फिर से उसे यिंग यिंग कहता है, तो आगे से वो फिर से ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे साथ आकर क्या गलत है, तुम मुझे बताओ, जल्दी करो। इस पर ये रोते हुए उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे बगैर पूरे 60 साल गुजारे, लेकिन कोई भी ऐसा एक दिन नहीं किया था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, क्योंकि मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ। यिंग यिंग अब उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही हैरान थी और उससे कहती है कि तुम तो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आज सुबह सुबह ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि हमें मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया है। और वो उसे ये भी कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे तुम सोने दो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। शाओयान उसे कहता है कि नहीं नहीं, ज़रा तुम मेरा वेट तो करो, तो वो कहती है कि ठीक है। और ये फिर जल्दी से दरवाजे पर पहुंचते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस पर यिंग यिंग उसे ये कहते हैं कि रात के इस वक्त तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरी रूममेट भी सोई हुई है, अगर मैं जाग गई तो इससे उसकी नींद भी खराब होगी और वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। तो आगे से वो उसे ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी वहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रहा, मैं तो बस सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो यिंग यिंग तो इससे बात करना चाहती थी, इसे रोकना चाहती थी, लेकिन ये उसकी एक नहीं सुनता और उसके घर की तरफ भागने लग जाता है। और वो मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मुझे उसके घर के बारे में पता है, अगर मैं ऐसे सीधा भागता रहा था तो फिर मैं उसके घर तक पहुंच ही जाऊंगा। अब वो तेजी से भाग रहा था, इसी के साथ साथ जैसे जैसे उसके घर के करीब पहुंचता रहता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ के घर के नंबर याद हैं, मुझे घर के कलर याद हैं, मुझे स्ट्रीट नंबर याद है, मुझे सब कुछ याद है। और देखो अब मैं वापस आ गया। और इस तरह फिर भागते भागते उसके ही घर के नीचे पहुंच जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि यिंग यिंग, नीचे देखो, मैं नीचे आ गया। यिंग यिंग अब विंडो से नीचे देखती है, तो ये नीचे देखने के साथ ही वो कहने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो? जिस पर आगे से वो उसे ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुम जल्दी से नीचे आओ, वैसे भी हमें आज जाकर स्टार्स को देखना है, तो तुम आओ। तभी ही वो फिर नीचे आती है और फिर इसके साथ आते साथ ये कहने लग जाती है कि हाओ यान, तुम्हें क्या हुआ? तुम में आखिर ये क्या चीज़ें आ गई हैं कि तुम रात के इस वक्त मुझसे मिलने के लिए आ गए? तो आगे से वो जल्दी से जाकर उसे पीछे से पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि यिंग यिंग, और फिर उसे हाक करते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर वो भी आगे से हैरान थी और कहती है कि तुम मुझे क्या कर रहे हो? इसने उसे इतना खास कर पकड़ा हुआ था कि फिर आखिर उसे मजबूरन कहना ही पड़ता है कि तुम ज़रा मुझे इसी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इस पर आगे से हाओयान उसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हें बस थोड़ा और ही हक करने दो, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो वो कहती है कि ठीक है।
फिर जैसा ही उसने उसे छोड़ा था तो वो कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो तभी ही फिर वो उसके ब्रेस्ट को देखने वो कहने लग जाता है कि क्या ये पहले से ही ऐसे थे। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पहले से ऐसे थे, ये अब ऐसे क्यों हैं। उसे इस तरह हरकतें करने देखने के साथ ही ये फिर थोड़ा सा पीछे हट जाती है और शर्माते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि हाउ यान, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम ये किसके बारे में बातें कर रहे हो। लेकिन हाउ यान बस इतना सुनने के साथ ही फिर से जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर से खुद को पकड़ता देखकर वो फिर से हैरान हो गई थी। तो जबकि फिर से वो उसकी चाच को देखने हुए ये कहने लग जाता है कि तुम इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब छोटे छोटे थे तभी ही मैं इनसे काम चला लेता, अब इन्हें बढ़ाकर बोला क्या फ़ायदा, मुझे वो भी पसंद थे। तो आगे से वो शर्माते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे ब्रश के बारे में बात कर रहे हो कि मैं इन्हें ना बढ़ाऊं। अभी हाओ यान से वहां से बिल्कुल भी रह नहीं पा रहा था, तभी वो उसे टच करने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है तो वो आगे से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन उससे भी तो सब्र नहीं हो रहा था, फिर वो उसे टच करते साथ ही उसे ये कहने लग जाता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ इम्प्लांट वगैरह करवाया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है पहले तो ये ऐसे नहीं हुआ करते थे, अब इतने ज़्यादा क्यों बड़े हो गए। तो अब इनकी ये बातें सुनने के साथ ही यिंग यिंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे अपना पाँच मारने के लिए गुस्से से कहती है कि जिन हाओ यान, मैं नहीं चाहती कि तुम अब अपने हाथ इन्हें लगाओ। अब उसने सर के ऊपर जो मारा था इसकी वजह से उसके सर के ऊपर चोट भी लग गई थी और वो उसे ये कहने लग जाता कि मैं ज़रूर कोई ख्वाब देख रहा हूँगा। यिंग यिंग का जो टेम्पर है ना वो तो अच्छा था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गई, ये तो पहले काफ़ी जेंटल और क्यूट हुआ करती थी। तो आगे से वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे, लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अब ये वहीं पर नीचे बैठा ही था कि तभी वो फिर से पकड़ते हुए उठाते हुए कहने लग जाते कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों स्टार्स देखने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना फिर ही हम दोनों स्टार्स देखने के लिए चलें। तो ये कहता है कि हाँ मुझे याद आया, वे दोनों फिर एक ही जगह पर बैठ गए थे ताकि ऊपर स्टार्स को देख सकें। वो भी साथ बैठे उसे ये कहने लग जाते हैं कि असल में मैं इसलिए घर से भागी कि तुम्हारे साथ बैठ कर मैं इन स्टार्स को देख सकूं। जबकि हाव यान फिर से उसके कंधे के ऊपर अपना सर रखते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। जिस पर आगे से फिर से वो शर्माते उसे ये कहने लग जाती है कि मुझे तो लगा था कि हम दिन को मिले थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो आगे से वो कहने लग जाता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, और फिर ही मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि 3 दिन के बाद ही वो डिजास्टर आने वाला है और मुझे तुम्हें सभी लोगों को बचाना होगा। और इसी के साथ ही हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि जब ये एक वर्ल्ड फॉरेस्ट में पहुंच चुका था जो कि सिटी से बाहर था, और उसी जगह पर घूमते हुए वो ये कहने लग जाता है कि तकरीबन 2 दिनों के बाद ही यहीं पर डीमन लॉर्ड आने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि जब वो यहाँ पर आएगा तो मेरे पास जो पहले वाली पावर थी वो लॉस ना हो, मेरे पास वही स्ट्रेंथ हो जो कि मैं ओल्ड मैन के तौर पर यूज़ किया करता था। तभी ये फिर अपनी शेप को ओल्ड मैन में चेंज कर लेता है और इसी के साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था, उस एनर्जी की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन जाता है और अपनी फिर इसी पावर को देखने के साथ ही कहने लग जाता है कि मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर 1% पावर का यूज़ किया और बगैर फैला के ये मेरे काफ़ी काम आ गई और इसमें कोई रिडक्शन भी नहीं आई। अब जिस जगह को उसने डिस्ट्रॉय किया था, जो गड्ढा बनाया था, फिर से अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे रिस्टोर भी कर लेता है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था, तो ये गुस्से से ये कहने लग जाता है कि डीमन लॉर्ड तुम जो कोई भी हो, पहले तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस दफ़ा मैं हूं तो मैं तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। और फिर से यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी नंबर 13 के मिडिल स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर ये जाकर बेंच के ऊपर बैठा था कि साथ पर भी इसका दोस्त बैठा था, तो इसे देखकर हैरान हो जाता है। और जैसे ये बेंच के ऊपर बैठता है कि तभी इसका दोस्त इससे ये पूछने लग जाता है कि तुम तो पहले शाओ यिंग के साथ आते थे, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, क्या तुमने उसे अपसेट किया है। तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उनके बारे में हमें सही से मालूम नहीं होता कि आखिर वो किसके बारे में सोच रही हैं। तो इसका दोस्त फिर इसके कान के करीब आता है, उसे ये कहने लग जाता है कि ये तो एक डीप फिलोसफी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, लगता है कि कुछ तो हुआ है। और फिर मुस्कुराते हुए उसे ये भी कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम तो आज बड़े हो चुके हो, मुझे उसकी दोस्त ने बताया कि कल रात को वो तुम्हारे साथ बाहर गई थी, कि क्या तुम दोनों ने फिर वैसा ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से तुम इतने चेंज हो गए हो। ये आगे जब से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इस बार उसका दोस्त यही कहने लग जाता है कि अब तो तुम मुझे एक ओल्ड मैन लग रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हाँ तुमने उसके हाथ वगैरह पकड़े होंगे, तो फिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो ये भी अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं एक टीनेजर हूँ तो टीनेजर की तरह ही मुझे बिहेव करना होगा। और बिल्कुल टीनेजर की तरह बिहेव करते हुए तो ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, बल्कि मैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और तुम्हें तो पता है कि एंड में क्या ही होगा। ये बातें उससे करने के साथ ही मन ही मन में ये फिर से ये कहने लग जाता है कि अब मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक टीनेजर ही हूँ।
जिस पर उसका दोस्त उसे गौर से देखते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि आज तो तुम काफी अजीब ही एक्टिंग कर रहे हो। तुम बिल्कुल पहले की तरह नहीं हो, तुम डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो और तुम जो जो बातें कर रहे हो तुम ऐसी बातें भी नहीं करते थे। तो ये फिर से अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि जो मैंने परफॉर्मेंस ली है वो बिल्कुल भी अप टू मार्क नहीं रही। अब तो इसका दोस्त इसके काफी करीब आ जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम बताओ आखिर तुम क्या फील कर रहे हो। क्या ये सब कुछ ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और, मुझे बताओ। तो ये बातें सुनने के साथ ही आगे से खामोश हो गया था। फिर उसकी बातें सुनने के साथ ही अब इसका अंदर का ओल्ड मैन से ये कहने लग जाता है कि जब हम टीनेजर थे ना तो तभी हम इन सारी बातों के बारे में अच्छा कुछ फील किया करते थे। लगता है कि यही टीनेजर के अपने ही मजे होते हैं। और फिर अपने सर खुजाते अपने दोस्त को यही बताता कि नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ उससे बात की थी और कुछ नहीं किया। ये फिर अपनी सीट पर बैठते उसे ही कहने लग जाता है कि असल में तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दरमियान और जिंग जिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी ही प्योर है। इसलिए तुम मजाक करना बंद करो, ये क्लास स्टार्ट होने वाली है तो हमें पढ़ाई के ऊपर फोकस करना होगा। और ये फिर मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि वेल, मैं फ्यूचर का आइकॉन बनूंगा तो इसलिए मुझे अपने आप को एक ऐसा बंदा प्रेजेंट करता है जो कि माइंडफुल भी हो और मुझे बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना, मेरे में मैनर्स भी होने चाहिए। कि तभी इसका दोस्त उसे यही बताने लग जाता है कि असल में 2 दिन के बाद ही एक स्कूल का ट्रिप ऑर्गेनाइज होने वाला है। वहाँ पर वो भी होगी और रात को तुम दोनों अकेले होगे, मेरा मतलब समझ रहे हो। वो जिस पर आगे से वो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपना चांस ज़ाया मत होने देना वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी फिर उसे इस रात के बारे में याद आता है तो ये परेशान हो जाता है और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये वही रात है जिस दिन मेरे दोस्त होशिन की मौत हुई थी। उसी रात को ही मॉन्स्टर का सामना होशिन के साथ हो जाता है और उन्हीं मॉन्स्टर ने होशिन पर अटैक करके उसे मार दिया था और ये आखिरी सांसों में हाओयान को याद कर रहा था। और इसकी ये हालत देखने के साथ ही हाओयान परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई उसी की जैब कहने लग जाती है कि हाओयान हमें यहाँ से जाना होगा। अब इन्हीं सभी बातों को याद करके ये फिर खुद से ये कहने लग जाता है कि फिर मैंने नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को बता भी दिया तो कभी मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगा। और अगर उन्होंने यही कि मेरे ऊपर कर भी लिया तो फिर वो लोग पैनिक मूड में चले जाएंगे और इससे मैं और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करूँगा। तो इसी के दोस्त शीनू से कहने लग जाता है कि तुमने अभी भी क्या कहा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, कहीं मेरे कान तो नहीं बाज रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ये कहते नहीं सुना। तो आगे से वो हैरान होते हुए कहने लग जाता है कि तुम आखिर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर इसका दोस्त शीनू से ये कहने लग जाता है कि अगर तुम पढ़ाई की बातें कर रहे हो तो तुमने अपनी बुक को उल्टा क्यों पकड़ा हुआ है। तो आगे से ये शर्माते हुए उससे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपनी स्टडीज़ पर जिनानली फोकस करना चाहता हूँ। और वैसे भी अब इम्पोर्टेंट आने वाला है तो उसके बाद हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलेंगे। वो दोनों अब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लास में हिंग हिंग आ जाती है और दोनों उसी को देखने लग जाते हैं। और फिर उसने तो उसकी तरफ नहीं देखा था, जिस वजह से उसका दोस्त यिन कहने लग जाता है कि यिंग यिंग तो क्लास में आ गई है, लेकिन हाओयान उसने तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखा। तभी है यिंग यिंग इसके पास आते और उसे देखने के साथ ही कहने लग जाती है कि तुम तो एक परवाट हो। जिस पर ये फिर खुद से ये कहने लग जाता है कि लगता है कि रात को वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैंने तो इसे देखने के साथ ही अपना कंट्रोल ही खो दिया, मैंने जो हरकत की वो काफ़ी नीच थी। और फिर इसके पास उसके लिए खाना भी था तो ये बताने लग जाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कल ही मुझे कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि तुम नूडल्स वगैरह खा रहे हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करके जाऊं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मॉम और डैड के लिए कर रही हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए परेशान ना हो। तो ये फिर जल्दी से खाना ले लेता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। कि पीछे से खड़ा हुआ शीनू से ये कहने लग जाता है कि यिंग यिंग, अगर तुम इससे शादी कर लेती हो तो इससे ना सिर्फ तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी बल्कि तुम एक अच्छी मदर भी बन पाओगी। यिंग यिंग इतना सुनने के साथ ही अजीब सा फेस बना लेती है और उसे ये कहने लग जाती है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं इससे शादी करूं। नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो एक क्रीप है। और फिर वहाँ से जाते हुए तो ये भी कहने लग जाते हैं कि जैसा कि अभी अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें अपना होमवर्क दे दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब तुम्हें इस मामले को खुद ही संभालना होगा। अब उसके जाने के बाद ही पीछे से शीन हाओयान को ये कहने लग जाता है कि लगता है कि कल रात को तुमने इसे काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर दिया था, इसलिए वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और अगर फ्यूचर में तुम दोनों की शादी भी हो जाती है ना तो मुझे लगता है कि वो तो तुम्हें बीमार कर देगी। हाओयान इतना सुनने के साथ ही उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें जेलसी फील हो रही है तो तुम मुझे इसके बारे में बता दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी लड़की ढूंढ लूँ और फिर तुम दोनों का टांग का फिट करवाऊँ। जिस पर वह कहता है कि नहीं नहीं, बल्कि मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ और इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा।
अब थोड़ी देर के बाद उनके टीचर भी स्कूल में आ जाते हैं और क्लास में आते साथ ही लोगों को ये बताने लग जाते हैं कि जो मैं आज पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ 3 सालों में ये एग्ज़ाम में नहीं आया, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि ये साल एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इसलिए तुम इसे नोट कर लो। ये फिर बाहर की तरफ देखते हुए ये कहने लग जाता है कि वेल यहाँ पर तो हर चीज़ ही मुझे अनरियल लग रही है। मैंने 60 साल अकेले गुजारे, क्या सच में मैंने 60 साल अकेले गुजारे थे? अब वो विंडो से बाहर देख रहा था कि तभी ही वहाँ पर एक धमाका होता, जिसे देखने के साथ ही ये हैरान हो गया था। और बाकी के स्टूडेंट्स भी इस धमाके को लेकर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये धमाका साइड से हो रहा है, लेकिन ये धमाका क्यों हुआ? फिर वो लोग कहते हैं कि हमें जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। चाओ यान भी अपनी जगह पर खड़ा होकर मन ही मन में ये कहने लग जाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अराइव कर गए, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? मेरी प्रीवियस लाइफ में तो वो एक दिन के बाद होना था, तो इतना जल्दी कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ना हो, वो डीमन लॉर्ड अभी अफेयर ही ना हुआ हो। ये बाहर विंडो की तरफ देखने के साथ ही इसके दोस्त भी हैरान हो गए थे। अभी सभी लोग विंडो से बाहर उसी एक्सप्लोजन को देख रहे थे, तो ये कहने लग जाता है कि अब मुझे खुद ही जाकर चेक करना होगा कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ये फिर बाहर की तरफ भागने लग जाता है कि तभी यिंग यिंग की नज़र इसके ऊपर पड़ गई थी, तो वो पीछे से उसे नहीं रोकती बल्कि हैरान हो जाती है। तभी बाहर आते साथ ही वो ओल्ड मैन में चेंज हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मैं ओल्ड मैन बन के रहूंगा ना, तो यहाँ पर कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा और इससे मैं सेफ भी रहूंगा। अब जैसा कि वो फिर उसी एक्सप्लोरन वाली जगह पर पहुंच गया था, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से मॉन्स्टर वगैरह बाहर निकलना शुरू हो गए थे। और इन्हीं मॉन्स्टर और उसी पोर्टल को देखने के साथ ही ये कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इतना जल्दी कैसे मुमकिन हो सकता है? और वो जो मॉन्स्टर लोग भी आए थे ना, वो आते साथ ही उन्हीं बिल्डिंग से ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। जितने भी इंसान लोग थे उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तभी ही हाओ याओ भी पीछे अपने स्कूल की तरफ देखता है और कहने लग जाता है कि मुझे फिर से सभी को बचाना होगा। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये पोर्टल इतना जल्दी ओपन हो जाएगा, ये वक्त से पहले ओपन हो गया। लेकिन ऊपर से मैं भी अब वो वाला हाओयान नहीं हूँ जो कि एक हेल्पलेस होगा, बल्कि अब तो मैं 60 साल पुराने वाला ओल्ड मैन हूँ। बस ये सभी बातों को याद करने के साथ ही फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लग जाता है कि मैं एक स्लेयर हूँ, और मैं ये स्लेयर इसलिए बना ताकि मैं इन लॉर्ड्स वगैरह को मार सकूं। तभी इतने में पोर्टल ओपन होता है, तो उस पोर्टल में से एक और बंदा बाहर आ गया था और वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि ये दुनिया मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत ही जानती है। और इसकी नज़र फिर हाओयान पर पड़ जाती है, तो उसे देखते साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि तुम कौन हो? जिस पर हाओयान उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। तो आगे से वो बंदा ये कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही र्यूड हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और इसी के साथ ही उसने हाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस अटैक का हाओयान के ऊपर असर नहीं होता। हाओयान अब उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि तुम कहाँ से आए, तो तुम्हें वापस उसी जगह पर जाना होगा जहाँ से तुम आए हो, इस दुनिया में मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। अब उसने जो उसके ऊपर अटैक किया था, इसकी वजह से उस डीमन को तो काफ़ी जख्म आ जाते हैं, उसका ब्लड भी आना शुरू हो गया था। हाओयान फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे यही कहने लग जाता है कि वेल तुम्हें तो मैं डार्कनेस में दोबारा भेज के रहूँगा और तुम हमेशा वही रहना। और वहीं पर जो पोर्टल ओपन हुआ था, तो अपने हाथों की मदद से ही उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। और जैसे ही उस डीमन ने ये देखा था, इसी के साथ ही हैरान होते हुए वो मन ही मन में यह कहने लग जाता है कि ये सिर्फ अपने हाथों की मदद से इस गेट को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं है। जबकि हाओयान यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे इसे क्लोज करना होगा, मुझे इसे जल्दी से क्लोज करना होगा अगर मुझे अपने लोगों को बचाना है तो। अब ये उसे क्लोज करने के काफ़ी करीब था कि तभी ही वो डीमन लॉर्ड मुस्कुराने लग जाता है। और इसी के साथ ही उसने पोर्टल को बंद कर दिया था और फिर खुद से कहता है कि लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। कि फिर से इसकी नज़र साइड पर पड़ती है, जहाँ पर उसमें से निकला हुआ मॉन्स्टर अभी भी तबाही फैला रहा था। तो ये फिर आगे बढ़ता है और उसे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। अब उसे ख़त्म करने के साथ कहता है कि लगता है कि मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन तभी साइड पर से इसकी कोई बंदा वीडियो बना लेता है। और इसी के साथ ही फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर इसके मामा डैडी से कॉल करते हुए कहने लग जाते हैं कि हम कल ही घर आ जाएंगे, बस तुम अपनी डोर और विंडो को सिक्योर करना ताकि तुम रात को सेफली सो सको। जिस पर हाओयान अपने पेरेंट्स को ये कहता है कि आपकी बात मैं समझ गया, आप मेरे बारे में फिक्रमंद मत हो। अब अपने मामा डैड के साथ बातें करने के साथ ही वहीं पर सोफे पर लेटते हुए ही कहने लग जाता है कि वो लॉर्ड तो टाइम से पहले आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने उस मामले को हैंडल कर लिया। जो असली खतरा था उसे दूर कर दिया। डैड, मॉम, शाओ जिंग और मेरा दोस्त और सभी लोग महफूज हैं।
अब मेरे पास कुछ 3 दिन की छुट्टियाँ हैं जो कि हमारे स्कूल ने कर दी इसी इवेंट के बाद ही। तो मैं अब एन्जॉय करूँगा और फिर सोचूँगा कि आगे क्या करना है। फिर वो कहने लग जाता है कि ये जो स्टार रिवर डीमन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस रिवर्सल डे स्टोन का इस्तेमाल करके वापस इस दुनिया में तो आ गया, लेकिन उसने मेरी पावर को इरेज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही यंग रहा तो मुझे बस इसी बात का डर है कि मैं जो मेरी पावर्स हैं ये वैनिश हो जाएँगी। मेरी पावर्स वैनिश ना हो तो शायद इसलिए ही वो पोर्टल जल्दी से ओपन हो गया। अब इन्हीं बातों को याद करने के साथ ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी जगह पर उछलते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला बंदा हूँ जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। और इसी के साथ ही फिर से उसे हिंग हिंग का ख्याल आना शुरू हो जाता है। उसके ज़हन में गंदे ख्याल आ रहे थे। तो ये फिर खुश होते हुए ही कहने लग जाता है कि लगता है कि अब तो मैं काफ़ी सारी मिशीवियस सी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोकेगा। और इसी के साथ ही फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और देखता है कि उसे इससे कौन कौन सा रिवार्ड मिला। वो फिर अपने कॉइन्स वगैरह को चेक करता है तो ये कहने लग जाता है कि मैंने इस गॉड लेवल डंजन को तो वैसे हरा दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इससे इतने ज़्यादा इनाम मिलेंगे। तो वैसे भी ये कॉइन मेरे लिए यूज़लेस है क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, इतने कॉइन तो जिन्हें मैं गिन ही नहीं सकता। और फिर उसे खुद रखते हुए कहने लग जाता है कि इन्हें मैं सिर्फ मेमोरीज के तौर पर ही इस्तेमाल करूँगा और वैसे तो ये मेरे कुछ काम नहीं आने वाले। तभी ये दरवाजे पर नॉक होती है। ये दरवाजे की तरफ हैरानी से देखता है, फिर आगे बढ़कर उस दरवाजे को ओपन करता ताकि देख सके कि बाहर कौन आया है। लेकिन बाहर तो कोई और नहीं बल्कि शीन नहीं था और शीन उससे साथ आते साथ ही कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से अपने कंप्यूटर को ऑन करो। वो फिर इसके कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लग जाता है जबकि ये पीछे से हैरानी से उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस पर इसका दोस्त शीनू से ये बताने लग जाता है कि लगता है कि तुम ऑनलाइन कुछ भी चेक नहीं करते, तुम तो सच में एक बहुत बड़ी ट्रबल में हो। अब वो फिर उसके कंप्यूटर को ऑन करते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि असल में इंटरनेट पर हर जगह यही छाया हुआ है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये अनबिलीवेबल है, तुम्हें भी पहले देखा यकीन नहीं आएगा। और वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि वो जो ओल्ड मैन था ना काफ़ी कूल था। अगर एक असली सीन किसी बंदे को ये दिखाया जाए तो उससे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन ये सच में हुआ। किसी ने उस वक्त उनकी लड़ाई की फ़ोटो बना ली। तो आगे से वो कहता है कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और इसी के साथ ही फिर वो उसके फाइट वाली वीडियो को ओपन करता है और ताकि वहाँ पर लोगों को बताया जा सके। और इसके बारे में जो ऊपर टाइटल था वो था मिस्टीरियस ओल्ड मैन का। अब अपने ओल्ड शक्ल देखने के साथ ही ये हैरान हो जाता है और खुद से ये कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि किसी ने उसकी मूवी बना ली। तो इसका दोस्त शिन यही बताने लग जाता है कि असल में एलियंस अर्थ के ऊपर आए थे तो उस ओल्ड मैन ने सिंगल हैंडली उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। अब इसका दोस्त शिन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था तो वो ये कहने लग जाता है कि पूरे इंटरनेट पर लोग उसी को ढूंढ रहे हैं जो कि ओल्ड मैन है। अगर मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ ना देखा होता तो मुझे लगता है कि ये एक मूवी का सीन है, लेकिन ये सारी सच्चाई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। तो आगे से हाउ जैन है उसे झूठ बोलते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर कहने लग जाता है कि ओह अच्छा तो एलियंस थे। मुझे तो लगा था कि कोई पाइपलाइन वगैरह एक्सप्लॉइट हुई है, लेकिन वो क्या सच में एलियंस थे जिसकी वजह से वो धमाका हुआ था। लेकिन इसका दोस्त शिन तो इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि इसके पास जाकर इसे जोर जोर से झंझोड़ते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि अब इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि यहाँ पर और भी लोग होंगे जिनके पास सुपर पावर हैं, तो अब हमें यहाँ पर सुपर पावर वाले लोग दिखाई देंगे। अगर बाकी लोगों के पास सुपर पावर्स आ सकती हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास और मेरे पास भी सुपर पावर्स आ सकती हैं। लेकिन आगे से वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। इस पर उसका दोस्त शेनू से ये कहने लग जाता है कि वेल तुम तो सुपर पावर के बारे में काफ़ी पैशनेट रहते हैं, ये तो एक नेचुरली फिनोमेना है, लेकिन आज तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो आगे से वो कहता है कि वेल ऐसी बात नहीं है, असल में मैं अभी भी शॉक कंडीशन में हूँ। तुम्हें तो पता है कि सबको समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम फिर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और वो सीट पर जाकर बैठते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर तुम्हारे पास सुपर पावर होती तो तुम किस किस्म की सुपर पावर का इस्तेमाल करना चाहते। तो आगे से वो झूठ बोलते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि वेल मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि असलियत में ऐसी चीज़ें नहीं होती। इस पर इसका दोस्त शेनू से ये कहने लग जाता है कि भला आप ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई दिखाई कि उस ओल्ड मैन ने कैसे एलियंस की पिटाई की, वो भी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके। और ऊपर से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो एलियन दोबारा ज़रूर आएंगे। अब इन्हीं सारी बातों से तो उसके मुंह में पानी आ गया था। तो तभी ही उसका दोस्त हाउयन उसे कहने लग जाता कि शिन तुम्हारे ये एक्सप्रेशन की वजह से बने हुए हैं, तुम्हें अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना होगा। जबकि वो अपने दोस्त को ये बताने लग जाता है कि असल में मैंने अपना माइंड बना लिया है। अगर मुझे देखा जाए कि मेरे पास कौन सी सुपर पावर आनी है तो उस वक्त मैं टाइम को रोकने की सुपर पावर का इस्तेमाल करूंगा और फिर इन सभी लड़कियों को देखूंगा। हाँ ये ना अब परेशान होते उससे कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में जानता था।
शिंग अब जल्दी से हाओयान के पास आ जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि अगर मेरे में वो एबिलिटी आ गई तो उस एबिलिटी का यूज़ करके मैं तुम्हारे दरमियान और जिंग जिंग के दरमियान ज़रूर मीटअप करवाऊंगा, क्योंकि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इससे मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। जिस पर आगे से वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो स्टेप बाय स्टेप काम कर ही रहा हूँ और नेचुरली ये काम करेगा। शिंग अब इसी एक्साइटमेंट में अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि ये जो अगला स्प्रिंग आउटिंग आने वाला है ना अगले फ्राइडे को, तो उसमें तुम बस मेरी परफॉर्मेंस को चेक करना। और स्प्रिंग आउटिंग का नाम सुनने के साथ एक दफ़ा से फिर से हुआयान हैरान हो गया था और उसे पता था कि उस रात को क्या हुआ था। इसी रात को इसके दोस्त शिंग की मौत हुई थी और ये अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। अब खैर इन्हीं बातों को याद करके वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वो पास की बात थी जब मेरे पास कोई पावर नहीं थी, अगर अब ऐसा कुछ होता भी है तो फिर मैं अपनी पावर का यूज़ करके अपने दोस्त को बचा लूंगा। खैर फिर ये अपने एक्सप्रेशन चेंज करते मुस्कुराते उसे ये कहने लग जाता है कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो तुम्हें पता है ना, तो फिर वो तो मुझे मार ही डालेगी, मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता। तो इस पर इसका दोस्त सिंह हंसने लग जाता है। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग अब ट्रिप पर पहुँच गए थे और इनका गाइड ये बताने लग जाता है कि जल्दी से तुम जाकर अपना सामान को चेक करो, आज के दिन तुम फ्री हो तो जाकर आराम करो और कल तकरीबन 8:30 बजे ही तुम्हें ग्रुप एक्टिविटीज के लिए लॉबी में इकट्ठा होना होगा। क्या तुम सभी लोग मेरी बात को समझे? तो इस पर वो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ हम आपकी बात समझ गए। ये दोनों भी फिर अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी ही फिर शिंग उससे ये कहने लग जाता है कि लगता है कि शाओयिंग तुमसे सच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि आज पूरे दिन उसने तुमसे बात ही नहीं की और मेरे ख्याल में तुम अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर हुए होते तो वो तुमसे बात करने के लिए ज़रूर आती, पर तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। इतना सुनने के साथ ही हुआ या उससे ये कहने लग जाता है कि वेल यंग मैन, तुम्हें अपने जहन में इतनी सारी बातों को नहीं पालना चाहिए, तुम्हारा जहन तो बहुत ही गंदा हो चुका है। तुम्हें यहाँ पर और भी लोगों के लिए जगह रखनी चाहिए और भी चीज़ों के लिए तुम्हें अपने माइंड को खाली रखना होगा। बस इसी के साथ शिंग जल्दी के साथ बेड के ऊपर लेटते उसे कहने लग जाता है कि अब तो मेरे माइंड में और कोई भी स्पेस नहीं बची हुई। और ये फिर जैसे ही अपना सामान ओपन करने लगता है तो फिर से शिंग इसे चिढ़ाने के लिए ये कहने लग जाता है कि तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों भाइयों की तरह हैं, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ से शर्माने की ज़रूरत है। तुम्हें इस बात का एक्सपीरियंस भी है तो तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। और हाओयान उसी बातों ही बातों में फिर जैसे ही अपने केस को ओपन करता है उसी के साथ ही हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि उसने कुछ अश्लील फोटोज़ वगैरह थी और कुछ मैगजीन वगैरह थी। इन सभी को देखकर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तो यार जवानी में कितना बुरा था। कि तभी ही फिर उसे उस लड़की की बात याद आ जाती है जहाँ पर वो तो ये कह रहा था कि लॉर्ड स्लेयर आखिर आप ये सब कुछ क्यों सोचते हैं। जबकि इसका दोस्त शिंगू से ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है कि यही हमारे जवानी के दिन है, तो हमें इसे खूब एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा हम काम पर लग रहे हैं तो फिर तो हम कारपोरेट के ड्रोन से बन कर रह जाएंगे। जब हम घर जाएंगे काफ़ी थके हुए होंगे, तो इसलिए हमें बाकी चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं रहेगी, तो यही हमारे पास सही टाइम है। इस पर हाओयान उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है कि अपने अडल्टहुड को ही इस तरह गुजारना हमारे लिए काफ़ी लकी है। फिर वो जल्दी से एक जग को उठाकर साथ में पानी भरने के लिए जाता है। अब उस पानी को पीते हुए चेयर पे ऊपर बैठते हुए ये कहने लग जाता है कि हमें शाओ यिंग से पूछना होगा कि क्या वो हाइकिंग के लिए हमारे साथ बाद में आएगी। इसका दोस्त शिंग भी इसी के पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था, तो फिर उसे ये कहने लग जाता है कि हाओ यान मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाओयान उसे कहने लग जाता है कि हाँ हाँ पूछो, तुमसे मुझे क्या पूछना है। तो शिंग उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया कि तुम बिल्कुल उसी ओल्ड मैन की तरह एक्ट कर रहे हो, और अगर मैं तुम्हारी वाइब्स की बात करूँ तो वो बिल्कुल उसी सुपर पावर्ड ग्रैंडपा की तरह हैं जो कि वायरल हो गया था। जैसे शिंग ये बात सुनता है उसी के साथ ही इसके तो होश ही उड़ गए थे। इससे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसे उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। किंग फिर उसे ये भी कहने लग जाता है कि वेल मैंने देखा कि तुम बिल्कुल उसी ओल्ड मैन की तरह टॉक कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर भी बिल्कुल उसी तरह का ही है। लगता है कि कल रात जब तुम यिंग यिंग से मिलने के लिए गए थे तुम दोनों के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जो तुम्हारा लिटिल बडी है वो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा नहीं हुआ, क्या यही वजह है? और इतना सुनने के साथ ही फिर अपनी जगह पर खुश होते हुए उसे ये कहने लग जाता कि नहीं नहीं, बल्कि मैं तो कॉर्पोरेट ड्रोन बनने की पहले से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे अपनी हेल्थ की फिक्र है, अपने चाइल्डहुड से मैं अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और वैसे भी इस टफ स्केड्यूल को हैंडल करना तो मेरे लिए इजी होगा। इससे लिटिल बडी का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो हमेशा से टाल खड़ा है और प्राउड रहा है। और शिंग इतना सुनने के साथ ही फिर जल्दी से बक्सा ओपन करते उसे कहने लग जाता है कि ज़रा एक सेकंड रुकना, और फिर उसे जो चीज़ चाहिए थी उसे निकाल लेता और कहता है कि देखा मुझे मिल गई।
अब उसके पास एक ऐसा पाउडर था जो कि उसकी लिटिल बडी के काम आ सकता था, तो उसे देखते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी वजह से ही तुम्हारा ये जो लिटिल बडी है ना, हमेशा टाल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आगे से फिर वो कहने लग जाता है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। वो दोनों आपस में यही नौटी बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजे के दूसरी तरफ जिंग जिंग थी, जो कि ये कहने लग जाती है कि हाउ जैन और शीन, क्या तुम दोनों रेडी हो। शिंग इतना सुनने के साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि हाओ जैन देखो यार, हिंग तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आ रही है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और हिंग हिंग अंदर आते साथ ही उन दोनों को ये कहने लग जाती है कि तुम दोनों को मेरे साथ हाइकिंग करने के लिए आना था ना, तो तुम दोनों अपने रूम में क्या छुपे हुए हो। तो शिंग इतना सुनने के साथ ही उसे चिढ़ाने के लिए यही कहने लग जाता है कि देखा यार, तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ओल्ड मैरिड कपल हो। यिंग यिंग इतना सुनने के साथ ही गुस्से में आ जाती है और उससे ये कहने लग जाती है कि तुम क्या कह रहे हो कि हम दोनों कपल हैं, लगता है कि तुम ज़रूर मेरे हाथों मारे जाओगे, तुम अपनी बकवास बंद करो। तो आगे से वो कहता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ टाइम का ही मैटर है, बाद में तुम दोनों को कपल बनना ही होगा। और इतने में फिर वहाँ पर हुआयन आ जाता है और हाओयन आते साथ ही कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तुम जहाँ कहोगी हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उसे इस तरह देखने के साथ ही यिंग यिंग उससे पूछ लेती है कि तुम्हारे बारे में क्या। तो आगे से वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। जिस पर वो कहती है कि तुम आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारी इन आँखों को क्या हो गया है। बस इतना सुनने के साथ ही वो पहले तो शर्मा जाता है, फिर जल्दी से उसकी सिगारेट के नीचे झांकते हुए उसे कहने लग जाता है कि मुझे कुछ कंफर्म करना है। इससे तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और खैर वो उसे नीचे से काटते देखते साथ ही कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं बिल्कुल गलत था, आजकल की लड़कियां तो वो वाली मेहर बिल्कुल यूज़ नहीं करती जो कि मेरे वक्त में किया करती थी। तभी ही शिंग साइड पर से उसे इशारा करते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल बच्चे सही जा रहे हो। अब यिंग यिंग की उसे ये बातें सुनने के साथ ही काफ़ी शर्म भी आ रही थी और उसे ये भी कह रही थी कि तुमने अभी अभी क्या कहा। और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके फेस पे दे मारती है और उसे कहने लग जाती है कि हाँ यार, तुम तो परे बैठो, तुम्हें तो हेल जाना होगा। और ये फिर थप्पड़ खाने के बाद मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब भी इसे देखता हूँ ऐसी हरकतें क्यों करने लग जाता हूँ। और वैसे भी उसकी जो स्कर्ट थी काफ़ी शॉर्ट थी, तो इसलिए देखना तो बनता ही था। यिंग यिंग को अब इस सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था और वो साइड से उससे सिर्फ गुस्से से देखती हैं जहाँ पर ये दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो तो साइड पर गुस्से से खड़ी थी कि तभी ही शिन हाओयान के पास आता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें इनोसेंट एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय गुजारनी है और फ्रीली गुजारनी है तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। अब थप्पड़ खाने की वजह से उसके फेस की हालत ही बिगड़ी हुई थी और ये मन ही मन में ये कह रहा था कि लगता है कि मुझे पुराने दिनों की तरह ही बिहेव करना होगा। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये उसके पीछे हाइकिंग के लिए जा रहे थे कि तभी ही फिर ये अपने दोस्त शिंग से पूछता है कि आजकल की लड़कियाँ इतनी देर नाराज रह सकती हैं। तो इस पर इसका दोस्त बताने लग जाता है कि वेल, ये ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाती हैं। जिस पर ये भी अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अब लगता है कि मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि इन बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है। और जब मेरा दौर था तो पता नहीं क्या यूज़ करती थी, लेकिन अब देखो ये ब्लू और वाइट स्ट्रिप्स का भी यूज़ करती हैं, ये काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। फिर इसे अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब ये बाकी लड़कियों के साथ डंजन में जाया करता था और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, इसके मुंह में पानी आने लग जाता है। और वो ये कहता है कि उन दिनों में जब लड़कियां मेरे साथ फाइट करती थीं तो तब उन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता था। वो अब अपनी पुराने दिनों को याद करने के साथ ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि तभी इसका दोस्त साइड पर आते साथ ही कहने लग जाता है कि तुम दिन में कौन सा ड्रीम देख रहे हो। तुम्हें तो पता ही है कि यिंग जिंग कितनी परेशान है और इसी के साथ गुस्से में है, तो तुम्हें उसे काम डाउन करने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैं तो सही से बोल भी नहीं पा रहा। इतना सुनने के साथ ही फिर वो सांसों की सांस लेता है और कहता है कि ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए यिंग जिंग को कहने लग जाता है कि यिंग जिंग जरा रुकना, मेरी बात सुनना। यिंग जिंग उस पर उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर भागने लग जाती है और उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। तभी वो भी इसके पीछे भागता हुआ उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। लेकिन वो उसकी कान सुनने वाली थी, वो और ज़्यादा तेज़ भागने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। के सामने एक पत्थर पड़ा था जिसके ऊपर उसका पाँव आ जाता है। अब इसी टक्कर की वजह से वो गिरने वाली थी कि तब वो भी पीछे से परेशान हो जाता है और कहता है कि ज़रा संभल के। फिर वो अपनी स्पीड दिखाते हुए जल्दी से हजाम लगाकर उसके आगे पहुंच जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। अब इतना जल्दी उसके आगे जाकर उसे बचाने की वजह से यिंग यिंग भी हैरान हो गई थी और इसका दोस्त भी हैरान, तो उसे तो ऐसा लगता है कि ये तो एक सुपरमैन है। अब जैसा कि उसने उसे बचा लिया था, वो भी शर्मा रहा था और उसके साथ ही यिंग यिंग भी शर्मा रही थी। फिर हाओ यान उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम ठीक हो। और इस पर हैरानी से वो से ये पूछती हैं कि तुम तो भी मेरे पीछे थे, क्या तुमने सच में जंप लगाकर मुझे यहाँ पर गिरने से बचा लिया। तो आगे से वो कहता है कि हाँ हाँ, दिखता तो ऐसा ही है, शायद ऐसा ही हुआ है।
फिर वो यिंग यिंग को नीचे उतार देता है, तो यिंग यिंग उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारा शुक्रिया। शिंग फिर इसे छेड़ने के लिए ये कहने लग जाता है कि अगर तुम ओलंपिक में लॉन्ग जंप के लिए पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इससे तुम कंट्री को लाइट डाउन करोगे। वैसे तुमने इतना बड़ा जंप लगा कैसे लिया, ये तो इन अनरियल है। इस पर उसका दोस्त बताने लग जाता है कि वेल मुझे भी नहीं पता, बस ऐसे एनर्जी मेरे में फील हुई और मैंने जंप लगाया और उसे बचा लिया। तुम्हें तो पता है कि ह्यूमन पोटेंशियल लिमिटलेस है। खैर वो दोनों यहीं पर बातें कर रहे थे कि तभी साइड पर से यिंग यिंग को कुछ नजर आ जाता है और दोनों को इशारा करके कहती है कि जरा इधर आना। ये दोनों फिर उसके पास जाते हैं और फिर शिंग पूछने लग जाता है कि यिंग यिंग बताओ क्या बात है। तभी यिंग यिंग साइड पर देखते हुए उन लोगों को दिखाते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे एक लाइट नजर आई, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुला लिया, आखिर ये किस किस्म की लाइट है। उस लाइट को देखने के साथ तो हाओयन हैरान हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि ये क्या चीज़ है, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर डंजन पोर्टल क्या कर रहा है। मुझे तो लगा था कि मैंने उन डीमंस को सील कर दिया था और उन्हें उनकी दुनिया में पहुंचा दिया था, तो फिर यहाँ पर ये डंजन क्या कर रहे हैं। और फिर वो हमें यही बताने लग जाता है कि अगर लेजेंड की बात माने तो उन्होंने यही कहा था कि जो मिस्टीरियस पर्सन अपेयर हुआ था ना, तो वो फास्ट सेंटर था और वो यंग था। और उसके बाद से ही उसने डीमन लॉर्ड को हराया, उसे दूसरी दुनिया में सील कर दिया और यहाँ से फिर स्ट्रेंज गेट्स ओपन शुरू हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद से जो ह्यूमंस थे उनमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आना शुरू हो गई। जब उसे वो कॉमिक वाली बात याद आती है तो ये मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं यहाँ की लेजेंडरी फिगर होने वाला हूँ, और जो कुछ मैंने सोचा था कि ख़त्म कर दिया अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरुआत है। और अपना फिर वो सर खुजाते हुए ये कहने लग जाता है कि लेजेंड्स की बात मानी जाए तो उन्होंने कहा था कि वो तो एक यंग पर्सन है, लेकिन मैंने तो ओल्ड मैन की शेप इस्तेमाल करके उसे हराया था। क्योंकि ये हरकतें दिखने के साथ यंग यंग उसके पास आती है और उसे कहने लग जाती है कि हाओ जैन तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो फिर यिंग यिंग की तरफ हैरानी से देखता है और फिर मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरे सामने एक डंजन पोर्टल है, और अगर हिस्ट्री रिपीट हो ही रही है तो मैं फिर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और पूरी सोसाइटी की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास सुपर पावर्स आ जाएंगे। लेकिन चाहे जो भी हो फिर भी मुझे इन्हें अपनी सच्चाई नहीं बताना होगी, क्योंकि इसके बारे में वो बंदा मैं नहीं होना चाहिए जो कि ये सब कुछ रिवील करे, बल्कि ये दूसरे लोगों से ही रिवील हो तो अच्छा होगा। शिंग फिर उस पोर्टल के पास जाते हुए यही सोचते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शायद ये दूसरी दुनिया के एलियंस के इंटरेस्ट की जगह है। तो इस पर यिंग यिंग हैरान होते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि इंटरेस्ट पॉइंट। हाओ यान नहीं चाहता था कि उन दोनों को यहाँ पर कोई भी नुकसान हो, तो उन दोनों को ये कहता है कि तुम जल्दी से टीचर को ढूंढकर यहाँ पर लाओ, तभी मैं यहाँ पर रुक कर इस वेट करता हूँ और इसकी निगरानी करूँगा। और मन ही मन में यही कहता है कि मुझे अंदर जाकर इसे चेक करना ही होगा। तो यिंग यिंग उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में यहाँ पर अकेले रह लोगे। जिस पर आगे वो तो तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, और ऊपर से तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम दोनों से ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं तुम दोनों से ज़्यादा तेज़ भागकर यहाँ से अपनी जान को बचा लूँगा। और वैसे भी हम बच्चे हैं तो अंदर तो जा नहीं सकते, और मन ही मन में ये कहते हैं कि फिलहाल इन दोनों को यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। जिस पर शीनू से कहता है कि यिंग यिंग ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम दोनों को जाना होगा, हम बाद में यहाँ पर आएंगे, और वैसे भी ये यहाँ पर ठीक रहेगा। यिंग यिंग अब थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उससे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा, मेरी बात समझे। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, और हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हम अमीर हो जाएं। अब उसके दोनों दोस्तों तो चले गए थे, ये फिर उसी पोर्टल के अंदर इंटर की तैयारी करना शुरू कर देता है, और फिर इसी के साथ ही अपनी पावर का यूज़ करने लग गया था ताकि अपने आप को ओल्ड मैन में शिफ्ट कर सके। और फिर इसी पावर का इस्तेमाल करके वो ओल्ड मैन बन गया था। ओल्ड मैन बनने के साथ ही फुर्ती दिखाते हुए उसी पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है। अब यहाँ से ये सीन 5 साल बाद की शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये पूरी दुनिया चेंज हो चुकी थी। बाद में हमें यही बताया जाता है कि ये जो डंजन पोर्टल है ना, ये पूरी दुनिया में अपेयर होना शुरू हो गए थे। और इतना ही नहीं बल्कि ये तो रीसेट भी हो जाया करते थे और रिफ्रेश भी हो जाया करते थे, वो भी एक फिक्स इंटरवल के साथ ही। और इनमें से जो एनर्जी निकलती थी बाकी एनर्जी सोर्सेज को यहाँ से इन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। ये सब कुछ हमें बाद की कहानियों के बारे में बताया गया था, क्योंकि इन्हीं से मदद दी गई थी और इन्हीं की एनर्जी का यूज़ किया गया था। हम मॉन्स्टर्स भी थे, इंसान भी थे, और इन्हीं सभी की वजह से ही अब पूरी की पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम वो भी इस इवेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। लेकिन उस वक्त सभी लोग इसी ओल्ड मैन को जानते थे, बाकी के लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे, और इनमें यिंग यिंग भी शामिल थी। यिंग यिंग भी ये कह रही थी कि मुझे भी इस अकेडमी में जाना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं उस लॉर्ड को मिल सकूंगी। और वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि ऐसा क्यों ही ना होता, यही तो वो बंदा था जिसने पूरी दुनिया को बचाया था, और इसलिए इसके काफ़ी सारे फैंस बन गए थे और यिंग यिंग भी उन्हीं में शामिल थी।
लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साइड पर ही वही बंदा खड़ा है जिसके वो प्यार में पड़ी हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि हाओयान ने ही यहाँ पर पहला स्कूल फाउंड किया था जहाँ पर लोगों को बनाया जाता था जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती थी। और फिर जितने भी अवेकनर्स थे उन्हें भी वो नर्चर करता था, हंटर्स वगैरह को नर्चर करता था। यिंग यिंग तो अब उसी बंदे के साथ इतनी ज़्यादा obsessed हो गई थी कि उसकी जो भी कहानियाँ वगैरह होती थी वो बार बार हाओयान को सुनाई रहती थी। तो हाओयान भी अब उसकी हरकतों से काफ़ी तंग आ गया था। तो ये फिर उससे ये कहने लग जाता है कि मैं अब और तुम्हारी ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारी कहानियाँ सुन सुन के अब मेरे कान पक गए हैं, अब मैं इन्हें और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और फिर ये हमें ये बताने लग जाता है कि वो अर्ली डेज से तो इसलिए मुझे स्कूल को बनाने में और गिल्ड को बनाने के लिए मीडिया के साथ डील करना पड़ गई। इसके कुछ प्रोस भी थे, कुछ कॉन्स भी थे, लेकिन इस सब की वजह से मैं एक आइडल बन गया था। तो उसके साथ करियर पे यिंग यिंग उससे ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे पास लार्ड्स की 1% भी एबिलिटी होती तो मैं तुम्हारे बारे में परेशान ना होती। और ऊपर से पता नहीं लार्ड्स आजकल कहाँ पर गायब हैं, वो पता नहीं काफ़ी दिन हो गए हैं उन्हें पब्लिक में देखे हुए। अब जैसा कि वो अकेडमी में जाना चाहती थी, ये कहने लग जाता है कि फ़िलहाल मैं तो उस अकेडमी के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। और ऊपर से जो मेरे में एबिलिटीज़ अवेकन होने वाली हैं ना, अगर मैं 100% भी यूज़ करूँ ना तो मैं इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इस अकेडमी में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। यिंग यिंग हाओयान को समझाते हुए कहने लग जाती है कि ज़रूर तुम्हारी जो एबिलिटी है ना काफ़ी यूनिक रही होगी। अगर तुम चाहो तो मैं एग्जामिनर को इसके बारे में बताऊंगी, हो सकता है कि वो तुम्हारी कदर करे। आगे तो ये फिर अजीब सा फेस बना लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे तो सोशल एंजाइटी है, इन लोगों से देखकर ही मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। तभी ही यिंग यिंग ने इसे पीछे से पकड़ लिया तो उससे कहने लग जाता है कि बाकी लोगों को मैं समझाऊंगी। कम ऑन तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहे हैं, तुम्हें इस अकेडमी में जाना ही होगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो तुम अपने पेरेंट्स को इस तरह धोखा नहीं दे सकते। देखो ये नीचे लेटता हुआ ये कहने लग जाता है कि वेल मुझे नहीं पता मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या है, तो भला उन्हें ग्लोरीफाई करने की मुझे क्या ज़रूरत, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन नहीं करना। और फिर बाद में गया ये यूनिवर्सिटी में जाता था, वहाँ की पढ़ाई करता था। और फिर इसे गिल्ड में जाना होता था, वहाँ पर काम करने होते थे। इस सब की वजह से ये काफ़ी थक गया था। अब इसकी वजह नींद ना आना थी, इसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सोचता है कि मुझे सभी लोगों को अपनी हकीकत के बारे में बता देना चाहिए। वो खैर इन बातों को सोच ही रहा था कि तभी से फिर यिंग यिंग इसके पास आ जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि अगर तुमने एग्ज़ाम पास किया तो फिर मैं। आगे वो कुछ नहीं कहती तो ये उससे पूछता है कि फिर तुम क्या करोगे। तभी यिंग यिंग इसके कान में जाकर उसे वो सारी बातें बता देती है जिसके बारे में हमें तो कुछ खास नहीं बताया जाता। लेकिन वो जो बातें भी थी ना, उन बातों को सुनकर वो काफ़ी शर्मा गया था, तो शायद वो दूसरी वाली ही बातें होंगी। तो फिर वो ये कहती हैं कि अब तुम बताओ कि क्या तुम अपना एग्ज़ाम दोगे। भला आगे जो होना था उससे ये कैसे पीछे हट सकता था, ये भी तो वो उसके साथ सब कुछ करने को तैयार था। तो उसे कहता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एग्ज़ाम देने को तैयार हूँ। और फिर जैसे ही उसने जाकर वो एग्ज़ाम दिया था तो मालूम होता है कि जो यिंग यिंग है ना, उसकी उम्र 20 साल है और उसकी जो अवेकन एबिलिटी है वो एक ट्रैपर है। और अब इस वाक़ये को 5 साल हो गए थे जहाँ पर वो पहली दफ़ा उस डंजन में गया था। तो अब 5 साल के बाद ही ये कहता है कि मुझे क्या पता था कि 5 साल में दुनिया इतनी चेंज हो जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि यिंग यिंग में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं। यिंग यिंग फिर अब नहाने के बाद इसके पास आकर बैठ जाती है और फिर वो ये कहने लग जाता है कि हवाईयान यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी है, तो फिर क्यों ना हम लोग एसी को ऑन कर लें। और वो हमें यही बताने लग जाता है कि पहले तो एक शर्मीली सी लड़की थी, लेकिन जब से इसमें वो पावर्स वगैरह आई हैं उसी के बाद ही इसकी वो जो पहले वाली पर्सनैलिटी थी पूरी तरह चेंज हो गई। इसके अंदर कुछ था वो भी चेंज हो गया। वो अब इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठी थी, तो ये उसे कहने लग जाता है कि यिंग यिंग तुम्हें पता है कि मैं एक मर्द हूँ, तो तुम पहला ऐसे कपड़ों में मेरे पास क्यों बैठी हुई हो। तभी यिंग यिंग इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम एक मैन ही हो, लेकिन क्या तुम्हें एसी का रिमोट मिला। अब इस सब की वजह से तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि तुम लोग ये पूछोगे कि आखिर मैं इसके साथ क्यों रह रहा हूँ। और फिर ये हमें पुरानी बात बताते हुए कहने लग जाता है कि मेरे मॉम और डैड ने मुझे कहा था कि वो एक वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं और इसलिए मुझे इसी के साथ रहना होगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद ही वही है जो तुम्हें जानती है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम भी उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना। और फिर से यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फिर उसी एकेडमी में पहुँच चुके थे जहाँ पर इससे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी थी। और सामने खड़ी हुई लड़की उन्हें कहने लग जाती कि जो भी तुम्हारी डिटेल, तुम्हारा नाम वगैरह है वो सामने स्क्रीन के ऊपर तुम लोग लिख दो। ये दोनों फिर जितने भी डिटेल वगैरह थी वो सारी के सारी दे देते हैं, जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुम दोनों ने अपना काम फिनिश कर लिया है। और फिर वो लड़के ये बताने लग जाते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, ये 2 महीने बाद होने वाला है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उसके बाद तुम्हें मेल मिल जाएगी। यिंग यिंग कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई।
अभी फिर लड़की के पास कुछ लॉट की मर्चेंडाइज भी थी और वो उन्हें कहने लग जाती है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ही ली है तो ये मैं तुम्हें दूंगी ताकि तुम्हें एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक मिल सके। तो अपने ही ये शक्ल देखने के साथ तो हाओयान की शेप ही खराब हो जाती है और वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये आइडिया किसका था, मुझे तो उसकी सैलरी को काटना होगा। लेकिन उस मर्चेंडाइज को देखने के साथ यिंग जिंग उसे किस करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे हीरो जरा तुम मेरे पास आना। जबकि पीछे खड़ा हुआ हाओ शैन तो ये देखकर हैरान हो गया था और वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये बूढ़ा बंदा मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इससे इतनी ज़्यादा जेलसी क्यों फील हो रही है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।